नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज भारत 2.0 में और स्वागत करता हूं आपका आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का काउंटडाउन। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर शुरू हो रही है यहाँ पर स्वदेशी वैक्सीन के अपडेट को लेकर। जी हाँ, पहली खबर है स्वदेशी वैक्सीन के अपडेट को लेकर। भारतीय कंपनी जॉयस कैडिला का दावा है कि जायकोव-डी वैक्सीन का पहला ट्रायल कामयाब रहा, अगला ट्रायल भी शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, कंपनी के चेयरमैन पंकज आर पटेल के मुताबिक सेकंड फेज का ट्रायल जल्द ही लोगों पर किया जाएगा। इसमें भारत बायोटेक के जॉयस कैडिला दूसरी कंपनी जिसे अगले फेज का ह्यूमन ट्रायल करने को मंजूरी मिली। कोरोना वैक्सीन को देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन जायकोव-डी का ट्रायल करीब तेजी से हो रहा है। इसे भारतीय फार्मा कंपनी जॉयस कैडिला ने तैयार किया है। वैक्सीन के फर्स्ट फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है। कंपनी का दावा है कि अब तक ट्रायल के दौरान वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। इसका सेकंड फेज ह्यूमन ट्रायल गुरुवार यानी कि 6 अगस्त से शुरू होगा। अब बड़ी संख्या में लोगों पर ट्रायल शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, पटेल के मुताबिक बेहतर नतीजे आने के बाद सेकंड फेज का ट्रायल ज्यादातर लोगों पर किया जाएगा। इसके दौरान इसकी रोग से बचाने की क्षमता और इम्यूनिटी का भी रिस्पॉन्स को परखा जाएगा। साथ ही साथ पिछले महीने की भी ट्रायल की अनुमति मिली है। जी हाँ, जॉयस कैडिला को पिछले महीने वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए अनुमति मिली। भारत बायोटेक के बाद ये दूसरी कंपनी है जिसे अगले चरण में ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिली है। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर ये वैक्सीन तैयार की। तो ये थी खबर भारत में जल्द रिलीज होने वाली कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन का अपडेट। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। राम मंदिर के पाकिस्तान पर बयान खुलेगा। जी हाँ, राम मंदिर पर पाकिस्तान के दो भारत ने कहा आतंकियों का मददगार हमारे घरेलू मामलों में दखल न दे। पाकिस्तान अपने पाकिस्तान ने अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका जवाब बहुत सख्त लफ्जों में दिया। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर पाकिस्तान टिल्ल लगाया है। राज्य सरकार के मंत्रियों के अलावा वहाँ के विदेश मंत्रियां इस पर टिप्पणी भी की। भारत ने गुरुवार को इस पर कड़े शब्दों में सख्त लहजे में उसका जवाब दिया। साथ ही सांप्रदायिकता भड़काने की बयानबाजी न हो। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहाँ से टिप्पणियां सामने आई है। इसका जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का बयान देखा। इससे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने एवं सांप्रदायिकता भड़काने की साजिशों से बाज आना चाहिए। साथ ही साथ आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान। प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के रवैये से हमें कोई हैरानी नहीं है। हम एक ऐसे मुल्क का बयान है जो सीमा पर आतंकवादियों की बैठ गया है और फिर इससे इनकार करता है। अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार नहीं देता। साथ ही हम इस बयान की दावी करते हैं। भारत अब भी रामनगर। जी हाँ, ईरान के रेल मंत्री रशीद ने भारत के सेक्युलरिज्म पर सवाल उठाए थे। रशीद ने कहा था कि भारत अब रामनगर में तब्दील हो चुका है। वहाँ सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म खत्म होता जा रहा है। साफ तौर पर कहूँ तो भारत अब सेक्युलर रहा ही नहीं। वहाँ अल्पसंख्यकों को दिक्कत हो रही है। भारत अब श्री राम के हिंदुत्व में ढल चुका है। ऐसा बयान है ईरान के रेल मंत्री शेख रशीद का। तो ये था बयान पाकिस्तान का जिन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कहा है, जिस पर भारत ने उन्हें को टूट जवाब में कहा है कि हमारे घरेलू मामले में दखल ना दे पाकिस्तान। ये खबर राम मंदिर और पाकिस्तान के बयान को लेकर चली बढ़ते हैं अपनी खबर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आरबीआई के तोहफे को लेकर। जी हाँ, अब सोना गिरवी रखने पर आपको मिलेगा 15% ज़्यादा पैसा। 31 मार्च 2021 तक उठा सकते हैं इस छूट का लाभ। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों को 90% तक गोल्ड लोन देने की मंजूरी दी है। गोल्ड लोन देने वाली एफबीआई को नहीं मिलेगा फैसले का फायदा। जी हाँ, कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आरबीआई ने गोल्ड ज्वेलरी के बदले इस मूल्य के 90% तक लोन देने की वाणिज्यिक बैंकों को मंजूरी दी है। साथ ही साथ 31 मार्च 2021 तक मिलेगा इसका लाभ। जी हाँ, केंद्रीय बैंक नीति ने नई समिति एमपीसी की बैठक के बाद जारी विकास नियामक नीति संबंधी बयान में कहा है कि आम गृहस्थों, नए उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के उद्देश्य गोल्ड ज्वेलरी के बदले दिए जाने वाले कृषि लोन की सीमा मौजूदा 75% से बढ़ाकर 90% करने का फैसला किया है। साथ ही आम आदमी को किस तरह से
इसमें लाभ मिल सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण बड़ी संख्या में लोगों का आर्थिक संकट सामने आया है। इससे निपटने के लिए आम आदमी घर में रखी गोल्ड ज्वेलरी को लोन पर ले रहा है। यानी कि अभी तक 6 अगस्त तक 1 लाख के गोल्ड लोन पर 75,000 रुपये तक का लोन मिलता था। आरबीआई के फैसले के बाद कल यानी 7 से 1 अगस्त तक 1 लाख के गोल्ड पर 90,000 रुपये का लोन मिलेगा। यानी अब 1 लाख रुपए के गोल्ड पर आपको 15,000 रुपये अधिक मिलेगा। साथ ही गोल्ड लेने वाले और देने वाले 10 प्रमुख बैंक एनबीएफसी की जो ब्याज दरें हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस, आईएफसीएल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, मनप्पुर बैंक, सारे बैंक्स की लिस्ट कितना प्रतिशत ब्याज दर पर आपको ब्याज मिलेगा ये साफ आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही आरबीआई के फैसले से बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में तेजी आई। जी हाँ, आरबीआई के गोल्ड लोन की राशि बढ़ाने के फैसले से बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में काफ़ी तेजी देखी गई। आरबीआई की घोषणा के बाद बीएसई सेंसेक्स 500 अंकों की बढ़त दर्ज किया गया। साथ ही बीएसई के बैंकिंग सेक्टर का जो भी हाल था वो आप आपकी स्क्रीन पर परसेंटेज के साथ देख सकते हैं। साथ ही गोल्ड देने वाली कंपनियों के शेयरों में मिला जुला रुख रहा है। जी हाँ, आरबीआई के फैसले का लाभ नहीं मिलने से गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां एनबीएफसी के शेयरों में मिला जुला रुख देखने को मिला। गोल्ड लोन देने वाली एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस के शेयर 2.37% की गिरावट के साथ 1227.55 रुपये प्रति शेयर कारोबार पर रहे। वहीं मनप्पुरम फाइनेंस 0.60% के साथ 160.20 रुपये प्रति शेयर की कारोबार करता दिखा। तो ये थी खबर गोल्ड मार्केट को लेकर, जो कि कोविड-19 की वजह से गिरवी रखने पर आपको 15% ज़्यादा पैसा देने की एक नई स्कीम आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है मुंबई में बाढ़ जैसे हालात को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कोलाबा में भारी बारिश का 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, इसमें 24 घंटे में 294 मिलीमीटर पानी गिरा। राज्य में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात, आज भी रेड अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है और बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। इसमें मुंबई में 3 दिन से बारिश हो रही है। फोर्ट, चर्चगेट, मरीन ड्राइव, बीच कैंडी से इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, पुणे और पालघर जैसे बारिश में रेड अलर्ट जारी किया है इन इलाकों में। साथ ही मुंबई में मंगलवार को लगातार बारिश होती रही, इससे पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बुधवार को मुंबई की बारिश का हाल निसर्ग तूफान से भी ज़्यादा खतरनाक नजर आया। कोलाबा में पिछले 12 घंटे में 293.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले कोलाबा में अगस्त महीने में 1974 में रिकॉर्ड 262 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। साथ ही पूरी रात एनडीआरएफ की टीम ने भी काम किया। मुख्यमंत्री ठाकरे ने बीएमसी और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुंबई में पूरी रात एनडीआरएफ की टीम में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करती रही। साथ ही साथ कामकाजी दिन के होने के कारण आज भी दफ्तर आने जाने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मुंबई के इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पानी का असर देखा गया, जिनमें है फोर्ट, चर्चगेट, मरीन ड्राइव, गिरगांव, बीच कैंडी, पेंडर रोड, हाजी अली जैसे इलाकों में जल जमा हो गया। चर्नी रोड, विल्सन कॉलेज के सामने, गिरगांव, बबुलनाथ एरिया, बालकृष्णर एरिया सड़कों पर पानी भरा रहा। इनमें से कई इलाकों में बिजली चली गई। अस्पताल की कैजुअल्टी वार्ड में भी पानी घुस गया। दक्षिण मुंबई के कुछ इलाकों में भारी बारिश में पानी भरने की खबर है। जसलोक अस्पताल भी इमारत की कुछ टाइल्स गिर गई है। इसके अलावा स्टेडियम और स्टॉक एक्सचेंज को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। भारी बारिश के बीच हवाओं की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट में भारी भरकम क्रेन भी पलट गई। इसी तरह स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग पर लगा हुआ बोर्ड भी टूट गया। डीवाई पाटिल के स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही एनडीआरएफ ने 290 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। जी हाँ, एनडीआरएफ ने रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने 2 लोकल ट्रेनों में फंसे 290 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूत्रों के मुताबिक राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे समेत दर्जनों अन्य लोग भी इस वेस्टर्न हाईवे पर ट्रैफिक के करीब 3.5 घंटे फंसे रहे, जहां यशवंतराव चौहान केंद्र में एनसीपी नेताओं की एक बैठक में शामिल होने जा रहे थे। साथ ही कोविड हेल्थ सेंटर में भी पानी घुसा। पालघर में करीब 22 लोग बचाए गए। जी हाँ, महाराष्ट्र के पालघर ग्रामीण पुलिस में जिले में बारिश के साथ बाढ़ की स्थिति करीब 22 लोगों को बचा लिया गया। इसमें 5 साल की एक बच्ची भी शामिल थी। तो ये थी खबर मुंबई में हुए जल जमाव और भीषण बारिश की वजह से, जहां पर वहां पे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोग ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हैं। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी से लेकर हॉस्पिटल और तमाम बुनियादी सुविधाओं में काफ़ी मशक्कत देखने को मिल रही है। तो ये थी खबर मुंबई की भारी बारिश की अपडेट को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर।
जी हाँ दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को लेकर। जी हाँ, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में 2 महीने में चौथी खुदकुशी हुई है। सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की के एक्टर समीर शर्मा ने किचन में फांसी लगाकर जान दे दी। 8 दिन से वो इस ओर इशारा कर रहे थे। जी हाँ, पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस मौके से कोई सुसाइड नोट तो अभी नहीं मिला है, इसलिए कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। अंदेशा है कि समीर ने सोमवार को सुसाइड किया और इसकी खबर 2 दिन बाद चली। उनकी सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की जैसे सीरियल में मशहूर टीवी इंडस्ट्री के एक्टर मॉडल समीर शर्मा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात 44 साल के समीर की डेड बॉडी मलाड स्टेट किलाए के फ्लैट में मिली, जो कि किचन में पंखे से लटकी थी। वह मलाड वेस्ट में अहिंसा मार्ग पर नेहा CHS नाम की बिल्डिंग में रहा करते थे। समीर बीते 15 साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उन्होंने 2005 में दिल क्या चाहता है सीरियल से डेब्यू किया था। साथ ही इससे पहले वे सेलेब मैनेजर दिशा शालिया ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और क्राइम पेट्रोल की एक्ट्रेस पेक्षा मेहता भी अभी जान दे चुके हैं। इसके अलावा श्रेया कक्कड़ जैसे टिकटॉक स्टार भी जान दे चुके हैं। करीब 2 दिन पहले फांसी लगाई थी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉडी की स्थिति को देखते हुए पता लग रहा है कि अभिनेता ने 2 दिन पहले ही सोमवार को आत्महत्या कर ली थी। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान पुलिस डिप्टी कमिश्नर विशाल ठाकुर ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, इसलिए कारण अभी स्पष्ट नहीं है। चौकीदार ने उनकी डेड बॉडी देखी। जी हाँ, बुधवार को नाइट ड्यूटी के दौरान एक चौकीदार ने उनकी लटकी हुई डेड बॉडी को देखा और सोसाइटी के लोगों को खबर की। इसके बाद घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। जी हाँ, मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि मौके पर मिले एविडेंस को देखते हुए लगता है कि मौत एक्सीडेंटल का मामला दर्ज किया गया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही रिपोर्ट्स आएगी उसके अनुसार जांच शुरू करेंगे। इंस्टाग्राम पर उन्होंने इससे पहले तस्वीर भी शेयर की थी। जी हाँ, समीर शर्मा की सुसाइड के पीछे बीमारी डिप्रेशन होने के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे और इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने डिप्रेशन में होने के संकेत भी दिए थे। समीर पिछले 1 हफ्ते से सोशल मीडिया से दूर थे और इंस्टाग्राम पर उनकी 27 जुलाई की पोस्ट पर उन्होंने एक कविता भी शेयर की थी, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही समीर की 28 जुलाई की आप पोस्ट दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने चिंता और मौत से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। इस तस्वीर में आसमान में नीले बादल और नीचे शांत समुद्र वाली तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में एक और किनारा है तो दूसरी ओर मुंबई की हाई प्रोफाइल राजमार्ग है। इसमें ना तो कोई इंसान है ना कोई परिंदा, जिसे देखकर आप उनके डिप्रेशन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। उनकी 29 जुलाई की तो ये थी खबर। हाल ही में सुसाइड या फिर मर्डर की आशंका को लेकर एक और कलाकार की मौत हुई है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में समीर शर्मा को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। कर आई है कश्मीर में एक भाजपा नेता के निशाने पर लेकर। जी हाँ, कुलगाम में भाजपा सरपंच की आतंकियों ने की हत्या। 48 घंटे में पार्टी नेता पर हमले की दूसरी घटना। जी हाँ दोस्तों, 4 अगस्त की शाम आतंकियों ने कुलगाम से एक सरपंच को गोली मार दी थी। वहीं पिछले महीने बंदीपोरा में भाजपा नेता वसीम बारी, उनके पिता और उनके भाई की भी हत्या हुई। जी हाँ, धारा 370 हटने के बाद 1 साल पूरा होने पर आतंकी वहां पर फिर से सक्रिय हो गए हैं। इसमें भाजपा नेताओं पर आतंकी हमले के 48 घंटे में दूसरी घटना थी। 4 अगस्त की शाम आतंकियों ने भाजपा की सरपंच आरिफ अहमद को कुलगाम के मीर बाजार में गोली मार दी। वो गंभीर रूप से घायल हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो गया, जिसमें श्रीनगर प्रशासन को यह इनपुट मिला कि आतंकी गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसके लिए 4 से 5 अगस्त को श्रीनगर में कर्फ्यू भी लगाया गया। आतंकियों ने पिछले महीने बारामूला के जिले में भाजपा नेता मिराजुद्दीन मल्ला को अगवा कर लिया था। इसके अलावा बंदीपोरा में भाजपा नेता वसीम बारी को, उनके पिता और भाई को आतंकियों ने गोली मार दी थी। वसीम बंदीपोरा जिले में भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी एक घटना कश्मीर में हुई एक भाजपा नेता की हत्या को लेकर। बाकी के लिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल कर आ रही है वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर। जी हाँ, वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू होगी। 16 अगस्त को खुलेगा मंदिर। साथ ही श्राइन बोर्ड जल्द से SOP जारी करेगा, जिसमें कोरोना के बढ़ते 4.5 महीने से यात्रा बंद थी। जी हाँ, कोरोना की वजह से करीब 4.5 महीने से वैष्णो देवी की यात्रा बंद थी, पर आने वाले दिनों में एक दिन में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लिमिट तय की जाएगी। वहीं वैष्णो देवी भवन भैरव घाटी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त से शुरू होने वाली है। कोरोना की वजह से 19 मार्च को यात्रा रोक दी गई थी। अनलॉक 3 में जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला किया था। हालांकि वैष्णो देवी यात्रा के लिए कोई अलग से निर्देश नहीं है। श्राइन बोर्ड जल्द से गाइडलाइन जारी करेगा। जी हाँ, यात्रा के दौरान छूट क्या मिलेगी, पाबंदियाँ क्या होगी, इस बारे में श्राइन बोर्ड एक जल्द ही गाइडलाइन जारी करने वाला है। बताया जा रहा है कि सभी एंट्री गेट्स पर सैनिटाइजन टनल की तैयारी की जाएगी। साथ ही साथ इस साल अमरनाथ यात्रा भी रद्द की जा चुकी है। जी हाँ, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सीआरपीएफ, पुलिस और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच कल हुई बैठक में यह फैसला किया गया कि 5 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पवित्र गुफा में दर्शन किए थे। इसका कहना है कि कोरोना के चलते जो हालात हैं उनमें यात्रा करवाना अभी मुश्किल है। तो ये थी खबर वैष्णो देवी एवं अमरनाथ की यात्रा को लेकर, जो कि कोरोना की वजह से अभी तक टाली जा रही थी। लेकिन खुशखबरी है कि बहुत ही जल्द 16 अगस्त से मंदिर खुलने वाला है और भक्त जल्द ही जल्द एक एसओपी जारी करवा कर मंदिर के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है आईपीएल को लेकर। जी हाँ, सरकार बहुत ही जल्द आईपीएल की सख्त कोरोना गाइडलाइन जारी। सभी 8 टीमें अलग अलग होटल में रुकेंगी। खिलाड़ी साथ बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। बायोसिक्योर सिस्टम तोड़ने पर सज़ा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्द आईपीएल सिस्टम जारी होने वाला है, जिसमें फ्रेंचाइजी को मंजूरी के बाद खिलाड़ी परिवार को साथ ले जा सकते हैं एवं सभी बायोसिक्योर माहौल में रहेंगे। साथ ही साथ परिवार के सभी लोग खिलाड़ी के साथ बस में सफ़र नहीं कर सकेंगे। होटल के रूम के बाहर निकलने पर भी रोक होगी। आईपीएल 19 सितंबर से 10 सितंबर तक यूएई में होगा। टूर्नामेंट में हर 5 दिन खिलाड़ियों को कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। जी हाँ, कोरोना की वजह से आईपीएल पे होने वाले खेल पर काफ़ी नज़र और निगरानी रखी जा रही है। साथ ही कुछ नियम और कायदे भी बनाए जाएंगे, जिसमें यूएई जाने से पहले खिलाड़ियों को 5 टेस्ट होंगे। टूर्नामेंट के दौरान हर 5वें दिन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट होगा। साथ साथ खिलाड़ियों को परिवार साथ ले जाने की मंजूरी फ्रेंचाइजी देगी। इसके अलावा बायोसिक्योर नियम तोड़ने पर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आना जरूरी। जी हाँ, परिवार के लोग खिलाड़ी के साथ बस में सफ़र नहीं कर सकेंगे। साथ ही ट्रेनिंग और मैच के दौरान स्टेडियम में एंट्री भी नहीं मिलेगी। बायोसिक्योर का उल्लंघन करने पर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। 6वें और 7वें दिन में कोरोना टेस्ट होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही वे वापस बायोसिक्योर माहौल में लौट सकेंगे। करीब 20 अगस्त को यूएई नहीं जा सकेंगी टीमें। जी हाँ, बीसीसीआई ने सभी टीमों को 20 अगस्त के बाद यूएई जाने की अनुमति दी, ताकि अगर यूएई सरकार की तरफ से कोई कोरोना को लेकर कोई नई गाइडलाइन दी जाती है तो इसका पालन हो सकेगा। तो ये थी खबर कोरोना के संक्रमण के बाद खेल जगत पर इसका क्या असर हुआ है, साथ ही आईपीएल पर इसकी क्या गाइडलाइन जारी हुई है उसको लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली सेगमेंट की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है गुजरात में हादसे को लेकर। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद में कोविड अस्पताल में लगी आग, 3 महिलाओं समेत 8 कोरोना मरीजों की मौत। पुलिस ने ट्रस्टी और एक कर्मचारी को हिरासत में लिया। जी हाँ दोस्तों, अहमदाबाद के श्रेय कोविड अस्पताल में गुरुवार तड़के 3:30 बजे आग लगी, जिसमें मरीजों के लिए 50 बेड्स थे। हादसे के दौरान उस वक्त 40 से 45 मरीज भर्ती थे। अहमदाबाद के नवरंगपुर इलाके में कोविड अस्पताल में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। आग अस्पताल की 4थी मंजिल पर लगी। पुलिस इस मामले में अस्पताल के ट्रस्टी महंत एवं कर्मचारी को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस के मुताबिक श्रेय अस्पताल में आग लगभग रात के 3:30 बजे आईसीयू से शुरू हुई। इसके बाद दूसरे वार्ड में फैल गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इसमें कोविड के मरीजों के लिए 50 बेड थे। हादसे के वक्त 40 से 50 मरीज इसमें भर्ती थे। मोदी ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की। इस मुद्दे को लेकर मोदी ने विजय रूपाणी से बात भी की। मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष से मारे गए लोगों के परिवार को करीब 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके अलावा इस हादसे में जख्मी लोगों की 50,000 रुपए से मदद की जाएगी। पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को लोगों को बाहर निकाला। जहाँ चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। इनका कहना था कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। उधर मरीजों के परिजन का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने आग लगने की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को देरी से दी थी, जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई। मरने वाले लोगों के नाम आरिफ मंसूरी, नवनीत शाह, लीलाबेन शाह, नरेंद्र शाह, अरविंद भावसार, ज्योति सिंधी, मनवाई रोमी एवं आयशा तिरमिजी शामिल थे। तो ये थी खबर गुजरात के अहमदाबाद में एक कोविड अस्पताल में आग लगने की वजह से, जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, जो कि काफ़ी भयावह था। काफ़ी लोगों की इसमें मौत हुई है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ।
तो दोस्तों ये थी खबर आज की। खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, ताकि अगले दिन की लेटेस्ट चुनिंदा न्यूज़ अपडेट आपको आपके मोबाइल पर यूं ही मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।